दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट थर्ड यानी कि फाइकोलॉजी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनरा। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इक्टोकार्पस। तो आज के इस वीडियो में हम इक्टोकार्पस से जुड़े हुए इसके क्लासिफिकेशन, अक्रेंस, थैलस स्ट्रक्चर या फिर इसके सेल स्ट्रक्चर और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इक्टोकार्पस से जुड़ा हुआ हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके टैक्सोनॉमिक पोजीशन यानी कि क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो इसका डिवीज़न है फियोफाइटा, क्लास है फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, यानी कि इक्टोकार्पस जो है ये ब्राउन एल्गी का मेंबर है। ऑर्डर है इक्टोकार्पेल्स, फैमिली है इक्टोकार्पेसी और जीनस है इक्टोकार्पस। अगर हम बात करें इक्टोकार्पस के जनरल फीचर्स की यानी कि सामान्य लक्षणों की, तो इक्टोकार्पस एक फिलामेंटस ब्राउन एल्गी है जिसकी साइज लगभग 30 सेंटीमीटर तक होती है। आपको बता दें कि ये समुद्र के लिटोरल और सब लिटोरल रीजन में मिलता है। अब बात आती है कि समुद्र में लिटोरल और सब लिटोरल रीजन क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर इमेज में आप राइट साइड देख सकते हैं, ये जो समुद्र के एकदम किनारे वाला भाग होता है जहाँ पर बहुत कम पानी होता है उसको हम बोलते हैं लिटोरल जोन, जैसे कि यहाँ पर मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है। और इसी के आगे जहाँ पर थोड़ा सा गहराई होती है उसको हम बोलते हैं सब लिटोरल जोन। ठीक, और सब लिटोरल के बाद आपको समुद्र में गहरा भाग दिखाई देगा। अब बात आती है कि ये पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कॉमनली आपको अटलांटिक और जो पैसिफिक कोस्ट है उसके चारों तरफ पाए जाते हैं, और इंडिया में जो वेस्टर्न कोस्ट है यानी कि जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है उस भाग में ये पाया जाता है। इक्टोकार्पस की कुछ जातियां एपिफिटिक होती है। एपिफिटिक का मतलब क्या होता है, जब कोई प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर उगता है तो उसको हम बोलते हैं एपिफिटिक। तो ये समुद्र के कुछ पौधे होते हैं उन्हीं के ऊपर उगते हैं। इसके अलावा जनरली देखा जाए तो ये जो रॉक होते हैं यानी कि जो चट्टानें होती हैं जो कि सबस्ट्रेटम कहलाएंगी उसी से ये जुड़े होते हैं। इसकी कुछ जातियां जैसे कि इक्टोकार्पस कोनिफेरस और इक्टोकार्पस ब्रेवी आर्टिकुलेटस, तो इनमें से एक पाया जाता है फ्यूकस के ऊपर और दूसरा पाया जाता है लेमिनेरिया के ऊपर। फ्यूकस और लेमिनेरिया ये भी एक एल्गी ही है। तो इन एल्गी के ऊपर ये एपीफाइट के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जब मैंने बताया कि जब कोई पौधा किसी दूसरे पौधे के ऊपर उगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीफिटिक कहते हैं। तो जो इक्टोकार्पस कोनिफेरस है ये फ्यूकस के ऊपर ग्रो करता है, और इक्टोकार्पस ब्रेवी वर्टिकुलेटस ये लेमिनेरिया के ऊपर ग्रो करता है। इसके अलावा इक्टोकार्पस की एक जाति है इक्टोकार्पस फेसिकुलेटस, ये एक एपिजोइक स्पीसीज है। अब बात आती है कि एपिजोइक क्या होता है। तो जब कोई प्लांट किसी एनिमल के ऊपर ग्रो करता है तो उसको हम बोलते हैं एपिजोइक। तो जो इक्टोकार्पस फेसिकुलेटस है ये मछलियों के जो फिन होते हैं उनके ऊपर ग्रो करता है। इसके अलावा इक्टोकार्पस की एक जाति है इक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस, ये एक इंडोफिटिक स्पीसीज है। इंडो का मतलब होता है अंदर और फिटिक का मतलब होता है प्लांट, यानी कि ये प्लांट के अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करें भारत में पाए जाने वाले इक्टोकार्पस की कुछ स्पीसीज की, तो इक्टोकार्पस कोनिफेरस, इक्टोकार्पस इंडिकस और इक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस, ये तीनों जातियां आपको भारत में देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं हम इक्टोकार्पस के थैलस स्ट्रक्चर की। तो इक्टोकार्पस का जो थैलस होता है वो हेट्रोट्राइकस होता है। हेट्रोट्राइकस का मतलब, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट और ट्राइकस मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो इक्टोकार्पस में आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा प्रोस्टेट जो कि राइजोइडल सिस्टम होता है, और दूसरा होता है इरेक्ट जो कि एक ब्रांच्ड सिस्टम होता है। तो आइए समझते हैं कि प्रोस्टेट सिस्टम क्या है और इरेक्ट सिस्टम क्या है। तो अगर हम बात करें प्रोस्टेट सिस्टम की, तो प्रोस्टेट सिस्टम में क्या होता है कि जो इक्टोकार्पस होता है वो नीचे की ओर फैला होता है, यानी कि एक तरह से क्रीपिंग होता है। क्रीपिंग का मतलब क्या है, फैला हुआ, एक तरह से रेंगता हुआ। जैसा कि आपने घास को देखा होगा वो क्या होता है, फैला होता है ज़मीन पे, कुछ उस तरह से ये प्रोस्टेट सिस्टम होता है। तो जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है ये सबस्ट्रेटम से, जैसे कि रॉक है या किसी चीज़ से जुड़ा है, ठीक है। तो अगर ये क्रीपिंग सिस्टम में है तो ये
प्रोस्टेट सिस्टम बहुत अच्छा से डेवलप रहता है, लेकिन अगर ये फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज़ है यानी कि अगर ये तैरने वाली इसकी जाति है तो उस केस में जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं रहता। वहीं अगर हम बात करें इरेक्ट सिस्टम की, तो इरेक्ट सिस्टम यानी कि जो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग होता है, तो इसका जो इरेक्ट सिस्टम होता है वो इरेगुलर ब्रांच होता है, यानी कि कोई शाखा बड़ी कोई शाखा छोटी होती है। इनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो कई सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, मोनोसाइफोरस होते हैं। मोनोसाइफोरस का मतलब है कि इनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो केवल एक ही सेल के थिकनिंग होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक सेल की आपको थिकनिंग दिखाई देगी, जबकि एक स्पीसीज है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में आप देखेंगे तो कई सारे सेल की आपको थिकनिंग देखने को मिलती है। तो जब कई सारे सेल की थिकनिंग देखने को मिलती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइफोनस। तो जनरली आपको मोनोसाइफोनस इक्टोकार्पस में सेल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लेकिन कुछ इसकी जातियां ऐसी भी हैं जिनमें आपको पॉलीसाइफोनस कंडीशन भी देखने को मिलता है। तो पॉलीसाइफोनस कंडीशन इसलिए उसमें होता है क्योंकि उसमें वर्टिकल डिवीज़न देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका जो सेल होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी कि आपको एक सिंगल न्यूक्लियस ही देखने को मिलेगा। और इनके सेल का जो शेप होता है वो या तो सिलेंड्रिकल होता है या फिर रेक्टेंगुलर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेक्टेंगुलर टाइप का इनका सेल का शेप है। वहीं अगर हम बात करें इसके सेल वॉल की, तो इसके सेल वॉल में दो लेयर देखने को मिलता है। जो आउटर होता है वो जिलेटिनस होता है, जो इनर सेल होता है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो जो जिलेटिनस लेयर होता है उसमें एल्जिन या फिर फ्यूकॉइडिन कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके साइटोप्लाज्म की, तो इसके साइटोप्लाज्म के सेंटर में आपको न्यूक्लियस, ढेर सारे क्रोमैटोफोर दिखाई देंगे। क्रोमैटोफोर का जो शेप होता है वो डिस्कॉइडल या फिर बैंड शेप्ड होता है। तो क्रोमैटोफोर का जो शेप है वो डिपेंड करता है कि इक्टोकार्पस की कौन सी जाति है, यानी कि जातियों के आधार पर, यानी कि स्पीसीज के आधार पर जो क्रोमैटोफोर्स है वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रोमैटोफोर को देखेंगे तो क्रोमैटोफोर में आपको प्रोजेक्टिन पैरानॉइड्स देखने को मिलते हैं। पैरानॉइड्स क्या होता है? जब प्रोटीन स्टार्च से घिरा होता है तो उसको हम बोलते हैं पैरानॉइड्स। और ये जो पैरानॉइड्स होते हैं वो प्रोजेक्टेड होते हैं, यानी कि ये आपको अलग से उभरे हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें इसके पिगमेंट की यानी कि क्रोमैटोफोर की, तो इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन और जेंथोफिल पाए जाते हैं। और जेंथोफिल के कारण ही इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्टोकार्पस के रिप्रोडक्शन की। तो इक्टोकार्पस में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी भाग लेगा, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी भाग लेगा। तो आइए सबसे पहले हम डिटेल से जानें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर के थ्रू होता है, और जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया के अंदर। और ये जो स्पोरेंजिया है ये बनती है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्पोरेंजिया यहाँ पर दो तरह के होते हैं। एक तो हैप्लॉयड होता है, दूसरा होता है डिप्लॉयड, यानी कि एक स्पोरेंजिया से हैप्लॉयड जू स्पोर बनते हैं और दूसरे तरह के जो स्पोरेंजिया होते हैं उससे डिप्लॉयड जू स्पोर बनते हैं। तो इस तरह से दो स्पोरेंजिया बनते हैं। पहला है यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया, यानी कि सिंगल चैम्बर होगा, और इसके अंदर बनते हैं हैप्लॉयड जू स्पोर, और इस हैप्लॉयड जू स्पोर से हैप्लॉयड प्लांट बॉडी भी बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया है, इसके अंदर बन रहा है जू स्पोर जो कि हैप्लॉयड है, और ये जू स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो फॉर्मेशन करता है गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉयड प्लांट का। इसके बाद दूसरा है प्लूलॉकुलर या फिर न्यूट्रल स्पोरेंजिया। तो इस तरह के स्पोरेंजिया से डिप्लॉयड जू स्पोर बनते हैं, और जो डिप्लॉयड जू स्पोर होते हैं जब ये जर्मिनेट करते हैं तो इससे डिप्लॉयड प्लांट बॉडी या थैलाई बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिप्लॉयड प्लांट है, इससे प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया बना जिसके अंदर जू स्पोर बने। ये जू स्पोर डिप्लॉयड हैं। अब ये डिप्लॉयड जू स्पोर जर्मिनेट करके बनाते हैं स्पोरोफाइट प्लांट यानी कि डिप्लॉयड प्लांट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया के अंदर जू स्पोर बनते हैं जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और कैसे ये जो बाइफ्लैजिलेटेड जो स्पोर हैं ये जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं।
और यहाँ पर आप प्लूरिलोकुलर या फिर न्यूट्रल स्पोरेंजिया को देख सकते हैं, कैसे न्यूट्रल स्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर बनते हैं। तो इसके जूस्पोर तो बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं, लेकिन इनके फ्लैजला के ऊपर जो टेंसिल होते हैं यानी कि फ्लैजला नहीं पाई जाती। जबकि आपने जब उसमें देखा था यूनिलोकुलर में, उसमें स्पोरेंजिया जो थे उसके एक फ्लैजला के ऊपर छोटे छोटे टेंसिल पाए जा रहे थे। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के जूस्पोर के बीच, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्टोकार्पस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इक्टोकार्पस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली आइसोगैमी होता है, यानी कि जो गैमिट बनते हैं मेल और फीमेल वो दोनों एक जैसे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मॉर्फोलॉजिकली ये देखने पर एक जैसे लगते हैं, मतलब बाहर से आप देखेंगे तो ये एक जैसे लगेंगे, लेकिन अगर फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो एक मेल की तरह बिहेव करेगा, एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा। तो जब देखने में एक जैसे लगे गैमिट लेकिन उनका वर्क अलग अलग हो तो उसे हम बोलते हैं आइसोगैमी। तो लेमिनेरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमी टाइप का होता है। तो गैमिट का फॉर्मेशन गैमिटेंजिया के अंदर होता है, और गैमिटेंजिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? हैप्लॉइड प्लांट पर होता है। तो जो गैमिटेंजिया होती है वो मल्टी सेल स्ट्रक्चर होती है, इलॉन्गेटेड होती है, सेसाइल होती है, यानी कि इसमें से कोई शाखाएं नहीं निकलती, और एक छोटा सा डंठल यानी कि स्टाल्क पाया जाता है। और इस गैमिटेंजिया को प्लूलोकुलर गैमिटेंजिया भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पीछे देखा था कि प्लूलोकुलर स्पोरेंजिया थे, यही प्लूलोकुलर स्पोरेंजिया ही बनाते हैं गैमिटेंजिया। अब ये प्लूलोकुलर जो गैमिटेंजिया होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हैप्लॉइड और दूसरा होता है डिप्लॉइड, यानी कि दो तरह के जूस्पोर भी बनेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं गैमिटेंजिया से प्लूलोकुलर गैमिटेंजिया बन रहा है, और यहाँ पर स्पोरोफाइट से प्लूलोकुलर स्पोरेंजिया बन रहा है। तो आप देख सकते हैं स्पोरेंजिया का गैमिटेंजिया का दोनों का जो प्लूलोकुलर स्पोरेंजिया है दोनों से एक ही तरह के जूस्पोर बन रहे हैं। बस अंतर यह है कि एसेक्सुअल में जो जूस्पोर बनते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जूस्पोर बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और ये फ्यूजिंग गैमिट होते हैं। और यही फ्यूजिंग गैमिट आपस में फ्यूज़ करके फॉर्मेशन करते हैं डिप्लॉइड जाइगोट का। तो जो डिप्लॉइड जाइगोट बनते हैं यही डिप्लॉइड जाइगोट आगे चलकर जर्मिनेट करते हैं, और लगभग 3 दिन के अंदर ये फॉर्मेशन कर देते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट का। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो जाइगोट बना है इसमें कोई भी रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता, ठीक। जब ये फ्यूज़न होता है गैमिट का तो जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट सीधे क्या करता है कि जाकर फॉर्मेशन कर देता है स्पोरोफाइट प्लांट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट प्लांट बना हुआ है। तो अगर हम बात करें इक्टोकार्पस के लाइफ साइकिल की तो इसमें दो तरह के जनरेशन मिलते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा कि एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, और दूसरा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है जो कि डिप्लॉइड होती है। तो ये गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक एक के बाद एक बनते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ी एकांतरण। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो दोनों ही जनरेशन है, चाहे वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, यानी कि देखने पर वो एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल होता है जिसमें कि जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड या फिर कह सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट है वो सिमिलर होते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो इक्टोकार्पस में आपको आइसोमॉर्फिक टाइप का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा इक्टोकार्पस से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।